कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कोऑर्डिनेट है वो देख रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट में हम सभी के बारे में बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करें स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन में ये पहला आर्टिकल है, याद करो। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन के बारे में बात हो रही है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ का कोऑर्डिनेट में अगर इक्वेशन लिखा जाता है तो वो इक्वेशन किसके टर्म में लिखा जाता था? हमेशा लोकस के टर्म में। किसके टर्म में? लोकस। अब अगर सब लोग याद करो तो जो लाइन ओरिजिन से पास होती थी उसकी इक्वेशन y बराबर mx थी कि नहीं? ये क्या थी? y बराबर mx। और फिर हम एक अगली बात याद और करेंगे, क्या कि जिस पॉइंट का मुझे लोकस निकालना होता था उसका कोऑर्डिनेट हम लोग किससे लिखते थे? p से। उसका कोऑर्डिनेट किससे लिखते थे? p से। और उसके बाद फिर एक तो अब बात कर रहे थे कि हमें जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता था उसका कोऑर्डिनेट हम लोग क्या ले लेते थे? x, y। अब ये जो x, y है इसी को हम लोग जब कॉम्प्लेक्स नंबर में बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? z। और इस z के अंदर कौन छुपा होगा? z बराबर x प्लस आई वाई। z बराबर क्या छुपा होगा? x प्लस आई वाई। और अब ध्यान करें कि अगर ये एंगल थीटा था, ये एंगल क्या था? थीटा। तो वहाँ पर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि tan थीटा का मतलब क्या था? y बाई एक्स। या फिर हम इसको और ऐसे याद कर लेते हैं, m बराबर tan थीटा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो अब यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है इसको मैं m बराबर y बाई एक्स लिख सकता हूँ। और यहाँ पर m का मतलब क्या हो जाएगा? tan थीटा y बाई एक्स। और अब मैं यहाँ से अगर लिखना चाहूँ तो थीटा बराबर tan इनवर्स y बाई एक्स लिख सकता हूँ। और फिर अब आ जाता हूँ मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो जैसे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में आऊँगा तो सब लोग को याद होगा कि tan इनवर्स y बाई एक्स का नाम ही क्या था? आर्ग्यूमेंट z। तो इसलिए मैं यहाँ से इस वैल्यू को लिख देता हूँ आर्ग्यूमेंट z। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो लाइन ओरिजिन से पास होगी उसकी इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में थीटा बराबर क्या होगी? आर्ग्यूमेंट z। ये हो गई पहली इक्वेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट आती है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1, y1। यानी कि फिर याद करो, इसको पढ़ने के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया था? x1, y1 से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन बताई गई थी। तो उसकी इक्वेशन हम लोग वहां क्या लिखते थे? y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1 लिखते थे कि नहीं? तो ये कोऑर्डिनेट की भाषा हो गई कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1, y1। और इसी को जब कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग लिखेंगे तो ये बोलेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू Z1। और अब यहां पे क्या हो गया? लाइन कहां से पास हो रही? Z1। और इस Z1 के अंदर कौन छुपा हुआ है? X1 और Y1। तो अब हम लोग यहां पे ध्यान से देखेंगे कि ये इक्वेशन कैसे आई। ये X और ये Y हो गया, ये लाइन है, इसके ऊपर एक पॉइंट है x1, y1। और मुझे चूंकि इस लाइन का क्या निकालना है? लोकस निकालना है। तो इसी के ऊपर ये P पॉइंट होगा। लोकस जिस पॉइंट का निकाला जाता है उस पॉइंट को हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं? P। क्या लिखते हैं? P। और P कैसा पॉइंट होता है? हमेशा वेरिएबल पॉइंट होता है। P कैसा पॉइंट होता है? क्योंकि जब तक पॉइंट मूव नहीं करेगा तब तक कोई फिगर नहीं बनेगा। तो ये P पॉइंट ऊपर से लेकर नीचे तक लाइन में हर जगह है। और अब मैं यहाँ से एक बात बोलना चाहूँगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ का ये जो एंगल है ये क्या है? थीटा है। तो अभी हम लोग के दिमाग में एक और बात आ जानी चाहिए, क्या? x, y को ही लिखे या इसी को z लिख दे, दोनों का मतलब क्या है? सेम। और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं अब? z1। तो यहाँ से क्या हो गया? z बराबर x प्लस आई वाई। और z1 बराबर कितना हो गया? x1 प्लस आई y1। और अब याद करो इसकी इक्वेशन हम लोग क्या लिखते थे? y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1 लिखा जाता था कि नहीं? और अब मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख दूंगा?
m बराबर y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस x1। और अब अपनी आंखें खोलेंगे, इस m का मतलब क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो y माइनस वाई वन बराबर y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस x1। और अब यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस x1। और अब इसी बात को भाई tan इनवर्स y बाई x को ही आर्ग्यूमेंट z लिखते हो कि नहीं। लेकिन जरा ध्यान एक बात और कर लें, z को समझे या फिर इसको हम लोग भाषा में याद करेंगे x प्लस आई वाई। याद करो क्या हुआ, tan इनवर्स y बाई x का मतलब आर्ग्यूमेंट x प्लस आई वाई। y क्या है, इमेजिनरी, क्या है तो इमेजिनरी, x क्या है रियल। पोजीशन को याद रखेंगे। तो यहाँ पर tan इनवर्स में जो न्यूमरेटर में लिखा रहता है वो क्या होता है, इमेजिनरी, और जो डिनोमिनेटर में लिखा रहता है वो क्या, रियल। तो मैं अगर लिखना चाहूं तो इस बात को कैसे लिख सकता हूं, थीटा बराबर आर्ग्यूमेंट x माइनस x1 प्लस आयोटा y माइनस y1, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। और अब जैसे इसको लिखा तो थीटा बराबर आर्ग्यूमेंट x प्लस आई वाई और ये x1 प्लस आयोटा y1, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं। और जैसे तुमने इसको लिखा तो तुमने कहा अरे ये तो z है और इसी का नाम क्या है, z1। तो ये आर्ग्यूमेंट थीटा बराबर z माइनस z1। तो एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हमेशा क्या होगी, थीटा बराबर आर्ग्यूमेंट z माइनस z1। इसको नोट करेंगे पहले। अब तो अब ये तो हो गए, ये हमने जो किया कोऑर्डिनेट से सॉल्व करते हुए इसको कहाँ पे लेके आ गया मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब मैं चाहता तो इसको सीधे भी सॉल्व कर सकता था। कैसे कर सकता था, इसको सीधे सॉल्व करने का ये तरीका था कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी थी, z बराबर थीटा बराबर आर्ग्यूमेंट z, ये पढ़ा था, ठीक। अब मैं यहाँ पे तुमसे एक बात बोल देता हूँ कि ये लाइन ऐसे भी कर, एक मिनट उससे करने की जरूरत नहीं है, रुक जाओ। रोटेशन हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक। अब रोटेशन के बारे में बात करें तो ये देखो ए पॉइंट फिक्स है कि नहीं है, ए पॉइंट क्या है, फिक्स। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, एपी से क्या ए पॉइंट फिक्स है। तो एक बात बताओ, एपी का एंगल कितना है, थीटा है कि नहीं है। तो एपी के जब एंगल थीटा है तो मैं यहां से बोल सकता था आर्ग्यूमेंट एपी का वैल्यू जो होगा वो थीटा होगा कि नहीं होगा। और जैसे ही एपी का एंगल थीटा होगा तो तुरंत दिमाग में बात आ गई, एपी का मतलब क्या हुआ है, जेड माइनस z1 इक्वल टू थीटा। दो पॉइंट हैं ए और पी, तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखोगे, z माइनस z1। fx याद आया कि नहीं याद आया, क्या चीज, अरे ए का वेक्टर अगर ए वेक्टर है, बी पॉइंट का वेक्टर बी वेक्टर है, ध्यान से देखेंगे पुराने वीडियो में भी देख लेंगे, तो वहाँ पर इसको ओ बी माइनस ओ ए लिखा गया था कि नहीं लिखा गया था। तो यहाँ से ए बी का जो वैल्यू है ये बी वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। और अगर ये चीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जा रहे थे तो इसका नाम हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर ए का कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है और बी का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो ए बी बराबर क्या होगा, एफ एक्स ऑफ ओ बी माइनस एफ एक्स ऑफ ओ ए। तो ये ए बी का जो वैल्यू हो गया क्या हो गया, z2 माइनस z1। तो ये वही तो लिखा गया है, नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट आर्टिकल, अब यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो निकाला वो क्या था, एक पॉइंट से पास होने लाइन, यानी x1 y1 x1 y1। अब लाइन दो पॉइंट से पास होने वाली बात होगी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2, और इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे z1 एंड z2। तो अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो अब ये लाइन कुछ इस तरीके से है हमारे पास, ये इसके ऊपर एक पॉइंट A है, x1 y1, यहाँ कहीं जो है ये P है, x y, और ये B है।
सब लोग ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, P जो है मूव कर रहा है, ठीक है, वो कहीं भी हो सकता है, ऊपर से लेके नीचे तक। क्यों? P कैसा पॉइंट है? वेरिएबल पॉइंट, और लोकस हमेशा किसका निकलता है? वेरिएबल पॉइंट। x1 y1 और x2 y2 कैसे पॉइंट है? फिक्स है, ये इधर उधर नहीं होंगे। अब इसका मतलब अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में सोचूं तो ये z है, और इसी बात को अगर समझा जाए तो ये z बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस आई वाई। इसको हमने मान लिया z1, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सोचेंगे तो z1 का मतलब x1 प्लस आई वाई 1, और इसी का मतलब z2, तो z2 बराबर क्या हो जाएगा? x2 प्लस आई वाई 2। अब उसके बाद जैसे ये बात हम लोगों ने करी तो ज़रा ध्यान से सोचेंगे सब लोग कि अगर 2 पॉइंट होते थे तो उससे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन सब लोग ये लिखते थे कि नहीं लिखते थे? y माइनस वाई वन बराबर वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन लिखा जाता था कि नहीं? अब इसी बात को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैंने ऐसे लिख दिया, और जब मैंने ऐसे लिख दिया कोई फर्क थोड़ी पड़ा। अब मैंने क्या किया कि अगले स्टेप में दोनों तरफ tan इनवर्स ले लिया, और जैसे tan इनवर्स लिया तो तुरंत दिमाग में बात आनी चाहिए कि भैया ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जा सकता है। क्या हो सकता है ये? आर्ग्यूमेंट x माइनस एक्स वन प्लस आयोटा y माइनस और इक्वल टू आर्ग्यूमेंट x2 माइनस एक्स वन आयोटा y2 माइनस y1, और अब आर्ग्यूमेंट x प्लस आई वाई एक्स वन प्लस आई वाई वन इक्वल टू आर्ग्यूमेंट x2 प्लस आई वाई टू, ये आ गया। और x प्लस आई वाई इसी का मतलब क्या है? z। तो ये क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट z माइनस z1 बराबर आर्ग्यूमेंट z2 माइनस z1। और इसको जब देखा तो एक ख्याल और आया। क्या ख्याल आया? इसको देखा तो क्या ख्याल आया कि भैया ये आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज है, और क्या आया? तो ये क्या प्रॉपर्टीज थी? आर्ग्यूमेंट z माइनस z1 अपॉन z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 बराबर, और जैसे इसको देखा तो एक और ख्याल आया। क्या ख्याल आया? तो हमको ध्यान आया कि अगर आर्ग्यूमेंट z का वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब z जो होता था वो होता था प्योरली रियल, और अगर z प्योरली रियल होता था तो एक ख्याल और आ गया। क्या? कि ये होता था z बराबर z बार। तो यहाँ z का काम कौन? आर्ग्यूमेंट के अंदर जो लिखा वो क्या है? z है। तो यानी कि ये वैल्यू जब लिखी गई तो ये जो वैल्यू हुई z माइनस z1 अपॉन बराबर z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 टोटल पर बार। और जब ये लिख गया तो यहाँ से z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, और इसी को लिखना चाहता तो मैं ऐसे लिख सकता था, और जब ये ऐसे लिख गया कोई प्रॉब्लम? कौन सी? z1 अपॉन z2 टोटल का बार लगा हो तो z1 बार अपॉन और a प्लस बी यानी z1 प्लस z2 पे बार लगाओ तो उस बार को अलग अलग कर सकते थे कि नहीं? और जब ये कर सकते थे तो अगर मुझे 2 पॉइंट से कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन करना होगा तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। और लेकिन जब इसको तुमने देखा तो एक और ख्याल आया। क्या ख्याल आया? कि इसको मैं लिखना चाहता तो ऐसे लिख सकता था कि नहीं? बोलो। और जब ऐसा लिख सकते थे तो ऐसा लिखने में कौन सी बुराई थी?
और जैसे तुमने ये लिखा तो एक और ख्याल आया। क्या ख्याल आया? कि z माइनस z1 इस पूरी बात को मैं लिखना चाहता था तो डिटर्मिनेंट में भी लिख सकता था। देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे डिटर्मिनेंट का तो वही आ जाएगा कि नहीं। अब क्वेश्चन करने के लिए या तो ये याद रखो, क्या जो ऊपर लिखा उसी का बार इधर लिखा है, जो नीचे लिखा उसी का बार। इसको ऐसे, इधर जो लिखा उसी का बार इधर है, जो इधर लिखा उसी का बार। और जब इसको देखा तो एक ख्याल और आ गया। क्या? इस डिटर्मिनेंट को लिखना चाहें तो हम लोग 3/3 ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। क्या? z बार 1, z1 बार 1 और z2 बार 1 इक्वल टू। और इन सभी बातों को देखा तो एक ख्याल और आया, लेकिन उसके लिए पहले बोर्ड साफ करना पड़ेगा, इतना पहले लिख लो। तो ये हम लोग को ये फॉर्मेट याद रखने पड़ेंगे, एक ये, इसको याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। और दूसरा एक बात और भी तुमको ध्यान रखनी है। क्या चीज़? इस फॉर्मेट को भी ध्यान रखना है। और एक बात और, क्या दूसरी बात? दूसरी बात ये है कि ये वैल्यू 0 या पाई कुछ भी हो सकती है। अब 0 या पाई कैसे हो सकती है? क्योंकि p पॉइंट वेरिएबल है, तो वो एक ab पॉइंट ये कहीं भी ऑफसेट अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड। कैसे ये आएगी 0 या पाई, अभी थोड़ा और मैं तुमको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात और भी ध्यान रखना है कि ये पूरा रिजल्ट 0 या पाई है। तो हम लोगों ने अभी ध्यान दिलाया था कि ये पूरा रिजल्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 जो होना चाहिए वो प्योरली रियल होना चाहिए। अब देखो इधर, इस इक्वेशन को निकालने का दूसरा तरीका भी होता है। कैसे दूसरा तरीका होता है? हम लोग इसको चाहें तो रोटेशन से भी निकाल सकते हैं। एक बात और, क्या इसकी हेल्प से ये बना है, इसकी हेल्प से ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना। तो हम अगर ये इक्वेशन निकालने का दूसरा तरीका जान जाए तो बाकी का तो मैकेनिज्म वही रहेगा, वो उसका कोई दूसरा तरीका नहीं रहेगा। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस ए पॉइंट को फिक्स किया, क्योंकि ए और बी तो फिक्स पॉइंट है, अब मैं रोटेशन शुरू करता हूँ। रोटेशन कैसे? ए पी से ए बी, या फिर ऐसे लिख सकते हो ए बी से ए पी। बताओ कितना चले? नहीं ध्यान दिया। हमने क्या बोला? ए बी जहाँ से शुरू किया खत्म कहाँ किया? ए पी। तो ये पूरा एंगल, बीच का एंगल 0 होगा कि नहीं होगा? बोलो। ए बी ए पी, बीच का एंगल क्या होगा? 0। अब जरा तुम ध्यान करो, पी को अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो इस पॉइंट के अपवर्ड है तो P वो क्या दिखा रहा है? 0। लेकिन इस पॉइंट को अगर P पीछे हो जाए तो अब तुम जरा देखो AB से AP, तो ये पूरा घूम जाओगे कि नहीं? तो उस केस में जब खाली 0 लिखते तो पूरी लाइन नहीं रहती है, वो सिर्फ क्या रह जाती है? रे। जब पूरा घूमेगा, पाई भी साथ में होगा तो भी पीछे की साइड आओगे। तो इसलिए 0 या पाई। और अब ये AP का मतलब हो गया z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, इसीलिए 0 या पाई लिखा जाएगा। अच्छा, अब आगे की बात क्या कि ये जब सारी इक्वेशनें देख ली थी तो हमारे दिमाग में एक बात और आ रही थी, अरे भाई कॉम्प्लेक्स नंबर एक वेक्टर भी तो है। तो मैं ये बोल सकता था कि ये तीनों वेक्टर ए पी बी, ये तीनों वेक्टर कैसे हैं? कोलिनियर, एक ही लाइन पे हैं। और 3 वेक्टर अगर कोलिनियर होते थे तो याद करो क्या होता था? ए पी बराबर लैम्डा ए बी हो जाता था कि नहीं हो जाता था? और जैसे ही सोचा तो ए पी यानी z माइनस z1 लैम्डा z2 माइनस z1। और अब z बराबर z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1, इसको वेक्टर फॉर्म भी बोला जाता है और इसी को पैरामीट्रिक फॉर्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैरामीट्रिक फॉर्म भी बोला जाता है। और कोई ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे, क्यों?
हमने इसको Z1 नाम दिया है, पॉइंट बदल देते तो इसका नाम Z2 भी तो हो सकता था। Z2 यहाँ हो गया तो Z1 ऊपर हो गया, तो इसी को कैसे लिख सकते हैं, इधर देखो Z1 तो यहाँ माइनस में Z1, तो ये Z बराबर, अगर मैं यहाँ Z2 रख देता हूँ तो लैम्डा Z1 माइनस ये आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल, तो अब अगला आर्टिकल क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती थी, यानी व्यापक समीकरण। तो याद करो हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0 लिखते थे कि नहीं। अब मेरा काम क्या है कि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में बदलना। इक्वेशन क्या है कि a z बार प्लस a बार z प्लस c इक्वल टू 0, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में होती है, लेकिन हम तुमको बता रहे हैं कैसे आती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान करें तो चूंकि मुझे इसको z और z बार में बदलना है, तो x का मतलब z प्लस z बार बाई 2 था, और y का मतलब क्या था, z माइनस z बार बाई 2 आयोटा, या इसी को 1 अपॉन आयोटा को माइनस आयोटा z माइनस z बार बाई 2 लिख सकता था मैं। अब ये पूरी वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो जैसे ये पुट करूँगा तो L z प्लस z बार बाई 2 प्लस m, यहाँ ये वैल्यू पुट कर दोगे सीधे तो माइनस m आयोटा बाई 2 z माइनस z बार प्लस n इक्वल टू 0। 2 एलसीएम ले लेंगे, और जब 2 एलसीएम ले लेंगे तो L z प्लस z बार माइनस आयोटा m z माइनस z बार प्लस 2n इक्वल टू 0। 2n क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को फार्मूला में जैसे लिखा गया वैसे लिख रहा हूँ मैं, तो इसको क्या लिख दिया जाता है c। भाई n कांस्टेंट है तो 2n भी क्या है, एक कांस्टेंट। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, z वालों को एक साथ कर रहा हूँ, तो ये हो गया। अब मैं z बार वालों को एक साथ करूँगा, ये हो गया। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या नाम दिया, इसका नाम उन्होंने a दे दिया। अब अगर इसका नाम a दिया जाए तो इसका नाम a बार हो जाएगा। अरे इसका कॉन्जुगेट ये लिखा है कि नहीं, तो इसीलिए इक्वेशन जब जनरल इक्वेशन बोली जाती है कॉम्प्लेक्स में स्ट्रेट लाइन की, तो a बार z बार प्लस c इक्वल टू 0 होता है। और अब याद करो इस लाइन का स्लोप, तो याद करो इसका स्लोप क्या पढ़ते थे, जल्दी फार्मूला बताओ, माइनस क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y होता था कि नहीं, तो माइनस L अपॉन m बोल रहे हो कि नहीं। तो अब जरा देखता हूं ये L छुपा कहां है, कहां छुपा है, मान लो ये, तो यहां पर इधर लिख रहा हूं, a का मतलब सब लोग याद रखेंगे, a का मतलब क्या है, L प्लस आयोटा m। अब स्लोप का फार्मूला क्या, माइनस L अपॉन m। इस L को कोई बोलना चाहे तो क्या बोल सकता है, तो तुरंत कोई बोलेगा L का मतलब है रियल पार्ट ऑफ a का रियल पार्ट निकाल दोगे तो L आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और m क्या है, हाँ, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ a। और a क्या है, तो बोलेंगे a कोफिशिएंट ऑफ z बार है। तो ये होता है इसका स्लोप निकालने का तरीका। और a का नाम क्या है, नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट आर्टिकल, अब ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम Z1 टू द लाइन। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट दे दिया गया है a Z1, और उससे इस लाइन के ऊपर हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी am की वैल्यू निकालनी है। ये तो यहां से d इज इक्वल्स टू, अब क्या करते थे, याद करो, अगर x1, y1 पॉइंट होता था
और मान लो यही Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 लाइन थी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते थे? x वाला पॉइंट x की जगह और y वाला पॉइंट, और रूट के अंदर क्या लिखते थे? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर था कि नहीं था? अब जब तुम लोग याद करो, क्या याद करोगे? a का मतलब क्या था? l प्लस एम आई, अभी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो ये जो रूट लिखा है इसी को अगर लिखना चाहता तो मैं ये लिख सकता था कि नहीं? बोलो। अच्छा, तो अब ये क्या हुआ? x वाला पॉइंट x की जगह, y वाला पॉइंट, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में जब करोगे तो z वाला पॉइंट z की जगह, यानी कि z1 प्लस a z1 बार प्लस c अपॉन 2 मॉड ऑफ a। अभी ये 2 कहां से आ गया? इसमें तो नहीं होता था। तो जानते 2 कहां से आ गया? तो वो इस तरीके से आया कि x के जगह तुमने क्या रखा था? z प्लस z बार बाई 2 रखा था कि नहीं? और y की जगह क्या रखा था? z माइनस z बार बाई 2i। तो वहां पे जब बराबर 0 लिखा था तो तुमने जब एलसीएम लिया, अब ध्यान से सोचो, बराबर 0 लिखा तो एलसीएम लेके नीचे 2 आएगा तो वो उधर चला जाएगा, लेकिन जब इस लाइन में लिखोगे तो वो बराबर 0 थोड़ी लिखा हुआ है, तो जब एलसीएम लिया तो वो कहां गया? नीचे, इसलिए वो 2 है। नोट कर लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो अब स्ट्रेट लाइन के पहले क्वेश्चन हम लोग शुरू कर रहे हैं कि फाइंड द लोकस ऑफ आर्गुमेंट दिस। तो यहां पर पहले मैं डिस्कस करता हूं इसका ये फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड ऐसा मेथड है कि जिसमें तुमको कुछ भी नहीं आता है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या करना है? जिस जगह का लोकस निकालना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसमें z की जगह x प्लस आई वाई रख दोगे। जिसका भी लोकस निकालना है उसमें z की जगह क्या रख दोगे? x प्लस आई वाई। और उसके बाद आर्ग्यूमेंट x प्लस आई वाई माइनस 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू पाई बाई 4। आर्ग्यूमेंट x माइनस 2 प्लस आयोटा y माइनस 3 इक्वल टू पाई बाई 4। और जैसे ये लिखा तो तुरंत दिमाग में बात आ गई। कौन सी बात आ गई? tan इनवर्स y माइनस 3 अपॉन दिस इक्वल टू पाई बाई 4। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, जब तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो ये tan पाई 4 क्या हो गया? 1। और अब y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2, तो y बराबर कितना हो गया? x प्लस 1। अच्छा, आप कोई पूछे ये लोकस क्या है, तो y बराबर x प्लस 1 सब लोग को याद होगा, इसी का नाम क्या था? स्ट्रेट लाइन। अब इसमें दो तरीके के लोकस के बारे में बात होती है। क्या? एक तो इक्वेशन पूछ ली जाती है। क्या पूछ ली जाती है? इक्वेशन। दूसरा ये कि जो फिगर बना है वो कहां कहां से होकर जा रहा है। कहां कहां से होकर जा रहा है मतलब किस किस क्वाड्रेंट से होकर जा रहा है। तो अगर मैं तुमसे ये पूछता हूं कि बताओ ये कहां से होके जा रहा है, तो तुमको इसका फिगर बनाना पड़ेगा। तो क्या करोगे? एक बार x0 पुट करोगे, तो x0, अरे लाइन है y बराबर mx प्लस सी, सीधे लगा दोगे कि नहीं? स्लोप m 1 हो गया और c का वैल्यू क्या हो गया? 1। तो स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी क्या है? पॉजिटिव। तो सीधे इसकी इक्वेशन y बराबर क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? कोई समस्या है इसमें? और जब तुमको कोई समस्या ही नहीं है तो बताओ फिर ये कहां कहां से होकर जा रही है? कौन सा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो किस किस क्वाड्रेंट से होके जाएगी? फर्स्ट, सेकंड और, लेकिन ये गलत है। अब सोचो क्या गलत है। तो अब जब यहां पे कोई हमसे बोल देगा फिगर ड्रॉ करो, तो फिगर ड्रॉ, इक्वेशन ये बिल्कुल सही है, लेकिन फिगर कोई ड्रॉ करने के बारे में बात करेगा तो कहेगा ये गलत है। क्यों गलत है? तो सबको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आर्ग्यूमेंट दिया कैसा गया। तो आर्ग्यूमेंट कैसा दिया गया? पाई बाई 4। और आर्ग्यूमेंट में कोई बोले ना बोले हमेशा कैसा काम करना? प्रिंसिपल
वैल्यू से। तो ये π/4 होने का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट हो गया कि नहीं हो गया? कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रियल और इमेजिनरी दोनों निगेटिव होते थे कि नहीं? पॉजिटिव होते थे। इतना सब याद रखना पड़ेगा। तो जैसे तुम्हारे दिमाग में बात आई तो कहोगे अरे भैया ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, और जैसे तुमने कहा ये पॉजिटिव होना चाहिए तो x - 2 ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन 2, और y - 3 ग्रेटर देन 0 तो y ग्रेटर देन 3। और ये जो पॉइंट हैं जो तुमने फिगर ड्रॉ किया है ये उसी के ऊपर ही एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 और 3 ढूंढने में हमें दिक्कत नहीं होगी। ये क्या 2 यहाँ हो गया और 3 ये, भाई x का वैल्यू 2 और 3 इसके ऊपर यहाँ कहीं होगा। और अब क्वेश्चन ने कहा है कि x 2 से बड़ा और y 3 से बड़ा। तो x 2 से बड़ा हो और y 3 से बड़ा हो तो कहाँ नीचे आएंगे कि ऊपर जाएंगे? ऊपर जाएंगे। तो इसका मतलब पीछे तो कुछ था ही नहीं। तो अब ये इसका सही फिगर बना है। अब क्या है ये भैया? तो हम सब लोग बोलेंगे क्या ये रे है? क्या है ये? क्या है? रे। अब लाइन थोड़ी बोल दोगे, क्योंकि लाइन अगर होगी तो ना तो शुरुआत ना तो अंत, इसमें शुरुआत है। और बात अब बताओ इसमें क्या गलती है? तो तुम कहोगे एक गलती और है। क्या? x का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए, यानी x कभी 2 और 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ एरो लगेगा। क्यों नहीं बराबर होना चाहिए? क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो आर्ग्यूमेंट 0 नॉट डिफाइंड था। तो अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे नॉर्मल भाषा में। देखो अगर स्ट्रेट लाइन और रे दोनों ऑप्शन में लिखा है तो मैं रे बोलूंगा, अगर नहीं लिखा तो फिर स्ट्रेट लाइन बोल के छोड़ दोगे। ठीक। और अब बताओ अब ये लाइन कहां से होकर जा रही है? कहां से जा रही है? तो हम कहेंगे सिर्फ और सिर्फ कहां है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इसको सही करो पहले। तो अब देखते हैं इसका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या है कि तुमने अभी एक पढ़ा था कि अगर आर्ग्यूमेंट 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या थी? z - z1 इक्वल टू क्या थी? थीटा। z1 क्या था? उसका पासिंग पॉइंट, और थीटा क्या था? उसका इंक्लाइनेशन x एक्सिस के साथ। तो तुरंत क्या करो कि अगर ऐसी इक्वेशन लिखी है तो उन इक्वेशनों को इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करो। इसको हम लोग लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते थे, और जैसे इसको ऐसा लिखा तो मैं बोल सकता था कि z1 का मतलब कितना हो गया? 2 + 3 आयोटा, और थीटा का मतलब कितना हो गया? π/4। और इसको अब तुम पॉइंट में चेंज कर दो तो इसका पॉइंट क्या हुआ? 2,3, और थीटा कितना है? π/। अब सीधे तुम चले जाओ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस में जाने के बाद 2 और 3 को लो ढूंढ। तो x का वैल्यू 2 और 3, तो 2 और 3 यहाँ कहीं आ जाएगा। और इतना आने के बाद ये π/4 किससे एंगल था? x एक्सिस के या x एक्सिस के पैरेलल एंड। तो यहाँ से तुरंत ध्यान करो एंगल कितना है? सब लोग बोलो π/4। तो ये एंगल कैसा दिखेगा? एक्यूट की ऑब्ट्यूज? एक्यूट। तो इसका मतलब ये π/4 ऐसे आ जाएगा। ये देख लो ये बन गई लाइन। और अब यहाँ पे लगा दोगे एरो, नीचे आएगी नहीं क्योंकि एंगल सिर्फ इसका कितना है? π/4। और अब आगे की बात, तुमको अगर लिखना चाहिए इसकी इक्वेशन लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? थीटा पता है, पॉइंट पता है, तो इसकी इक्वेशन कैसे आ जाएगी? ये x1 y1 हो गया और ये तो थीटा है ही है। तो क्या आ जाएगी लाइन की इक्वेशन? y - y1 इक्वल टू tan थीटा x/x1। तो ये y - 3 बराबर tan π/4 और x/2 tan π/4 की वैल्यू 1। देख लो। तो ये इसका शॉर्टकट होता है। अब हम सारे क्वेश्चन इसी से तरीके से किया करेंगे। अब अगर मान लो किसी ने हमसे ये कह दिया आर्ग्यूमेंट 2z + 3 - 5 आयोटा इक्वल टू 3 π/4। तो इसका फिगर अब ड्रॉ करो, इसका लोकस।
तो अब इस क्वेश्चन को हमें सेकेंड मेथड से करना है। देखो सेकेंड मेथड से जब भी हम अप्लाई करेंगे तो वो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट z माइनस z1 इक्वल टू थीटा है। तो यहाँ पे ध्यान करेंगे z के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, तो अगर इनके z के मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो पहले उसको तुम्हें कॉमन लेना पड़ेगा। तो अब ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ गई, और कॉमन लेने के बाद उसमें आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज लगा दोगे। आर्ग्यूमेंट z1 इंटू z2, अगर अपॉन से हुआ तो z1 अपॉन z2 वाले। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट z प्लस 3/2 माइनस 5/2 आयोटा इक्वल टू 3π/4। और जैसे ही तुमने लिखा तो आर्ग्यूमेंट 2, तो आर्ग्यूमेंट के अंदर प्योरली रियल है और कैसा प्लस वाला, तो उसकी वैल्यू सीधे उठ के क्या आ जाएगी, ये गायब हो जाएगा। और फिर फार्मूले में क्या, z माइनस z1, माइनस नहीं तो तुमको जबरदस्ती क्या बनाना पड़ेगा, माइनस। तो क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट z माइनस 3/2 प्लस 5/2 आयोटा। और जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो अब यहां से कंपेयर कर लोगे, ये z1 हो गया और ये थीटा। तो z1 का मतलब माइनस 3/2 प्लस 5/2 आयोटा, और थीटा का वैल्यू 3π/4। तो पॉइंट यहां से क्या मिल गया, माइनस 3/2 कॉमा 5/2। और अब इस पॉइंट को हम लोग लोकेट कर देंगे। तो x निगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव। तो x निगेटिव y पॉजिटिव, x का वैल्यू माइनस 3/2, y का वैल्यू 5/2। तो ये कुछ पॉइंट आ जाएगा। और अब एंगल देखोगे, एंगल 3π/4, ये एंगल कैसा दिख रहा है सबको, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज है। तो ऑब्ट्यूज होने की वजह से ये एंगल ऐसे दिख रहा होगा हम लोग को, ये वाला एंगल 3π/4। तो ये इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो अब ये रे मिल गई हम लोग को। और अब अगर इसकी कोई इक्वेशन पूछेगा तो फट से बता सकते हैं कि नहीं, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू tan 3π/4 x माइनस x1। सॉल्व कर दिया जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, अब जब तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं, जरा फट से इसकी इक्वेशन बताओ क्या होगी, आर्ग्यूमेंट z माइनस 2 इक्वल टू माइनस π/3। कैसा दिखेगा इसका फिगर, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करा जाएगा। तो ये कैसा दिख रहा है, ये z1, z के मल्टीप्लाई में कुछ है नहीं है, तो इस तरीके से हटाने वाले की बात नहीं होगी। तो यहाँ तो ये z1, तो z1 का वैल्यू सिर्फ 2 है, तो इसका अलग पॉइंट जो है असल में 2 कॉमा क्या है, 0। और थीटा का वैल्यू कितना है, माइनस π/3। तो अब यहाँ से 2,0 हम लोग देख सकते हैं। तो 2,0 कहाँ पे मिलेगा, 2,0 x एक्सिस के नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, x एक्सिस पे ही होगा, नीचे ऊपर नहीं होगा। x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ हुआ कि नहीं हुआ, आप बताओ जरा सब लोग, एंगल कैसा दिया गया, माइनस। तो कैसे चलेगा, नीचे के ऊपर, नीचे है, कौन ऊपर कौन चलाया था, कैसे चलेगा, हाँ नीचे आ जाएगा। और π/3 माइनस साइन क्या होगा, नीचे से क्लॉकवाइज वाला हो गया, और ये π/3, तो ये ऐसा दिखेगा। ये एंगल। अब इक्वेशन निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी आगे, ठीक है। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं, तो ये आ गया। तो ये पहले राउंड का काम खत्म हो गया। इसी के आगे अभी क्वेश्चन हम लोग शुरू रखेंगे, नोट कर लो इसको भी। तो क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व। तो कर्व को ड्रॉ करने का कोई नया मैकेनिज्म नहीं होगा, जो हम लोगों ने सीखा है वही होगा। अभी क्या हो गया, फिर से आर्ग्यूमेंट
z बाई द z1 इक्वल टू थीटा वाला फॉर्म आ गया। तो यहाँ से जो z1 की वैल्यू आ गई वो 3 आयोटा है और थीटा का वैल्यू 3π/4। तो इसको जो पॉइंट में चेंज करेंगे तो ये 0,3 है और थीटा की वैल्यू क्या है π/4। ये बात हम लोग को पता है। तो इससे अब यहाँ पे चाहें तो हम लोग इसका फिगर प्लॉट कर सकते हैं। तो फिगर प्लॉट कर देंगे 3π/4 यानी कितना एंगल हो गया 135। तो अब 3 आयोटा, तो 3 आयोटा यानी 0,3 वाला जो पॉइंट होगा वो तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आएगा 0,3 और ये 135 डिग्री है। तो यहाँ से जो पॉइंट हम लोग को मिलेगा एंगल तो मेजरमेंट ऐसे ही चलेगा, लेकिन 135 जब देखेंगे तो वो एंगल इधर आ रहा है। तो ये एंगल 3π/4 हो गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन, आर्ग्यूमेंट 2z + 1 - 2 आयोटा इक्वल टू π/4। तो आर्ग्यूमेंट 2 और अब उसके बाद ये z1 और ये क्या z2। तो आर्ग्यूमेंट के अंदर रियल पार्ट और ये पॉजिटिव रियल है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 0। और अब यहाँ से माइनस साइन कॉमन करके लिख देंगे। तो आर्ग्यूमेंट z माइनस साइन कॉमन कर लिया तो ये आ गया। अब ये फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो इसका पॉइंट हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये z1 की वैल्यू। तो z1 जो हो गया -1/2 प्लस आयोटा और थीटा का वैल्यू π/4। तो ये -1/2, 1 आ गया और x का वैल्यू -1/2 और y का वैल्यू +1 है। तो -1/2 और +1 तो यहाँ पे पॉइंट आएगा ये। और एंगल π/4 है तो इसका एंगल जो चलेगा वो कैसा चलेगा, एक्यूट। तो ये आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं इन दोनों ग्राफ में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। तो इसका इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, फाई। और मैं तुमको बताऊं यहाँ पर बात क्या, कि अगर मुझे ये नहीं पता होता कि इसमें प्रिंसिपल वैल्यू लगा के काम करना है तो तुम अपने ध्यान से सोचो। नॉर्मल जब मैं इन इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो क्या मिलता है मुझे, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है कि नहीं मिलती। और इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो वंस अगेन क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। तो वो स्ट्रेट लाइन तो पूरी ऐसे चल रही होगी और ये लाइन भी पूरी ऐसे चल रही होगी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो दिखाएगा। लेकिन जब हम कंडीशन लगाते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो है इक्वेशन से क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है, रे। और जैसे कंडीशन लगाई तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका फाई। तो अब इसको नोट कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमसे कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि जो कॉम ए और AIB से पास होने वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन ये होगी, ठीक। यानी 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है। और ये भी होता है A और B रियल नंबर है लेकिन 0 नहीं है। तो जब 2 पॉइंट दिए गए हैं A और IB, तो एक को हम लोग क्या ले लेंगे, Z1 और एक को क्या ले लेंगे, Z2। तो Z1 का मतलब A हो गया। अच्छा, चूंकि A रियल नंबर है इसलिए इसका अगर मैं बार भी निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, A ही रह जाएगा। और अब दूसरा Z2 का मतलब IB, तो Z2 बार का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा B। कोई प्रॉब्लम इसमें। और अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी इस केस में, इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका फार्मूला था Z माइनस Z1 बार, Z2 माइनस Z1। इस इक्वेशन को हमने बोला भी था कि याद रखना है कि 2 पॉइंट से पास होगा तो हम लोग इससे सॉल्व करेंगे। और अब इससे सॉल्व करेंगे या फिर रेशियो वाले से कर लिया करेंगे। तो ये इक्वेशन क्या रहेगी, Z माइनस A और ये Z बार माइनस A। Z2
आयोटा बी माइनस Z1 A हो गया, Z2 बार माइनस आयोटा बी और Z1 बार A बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से माइनस साइन कॉमन हो जाएगा तो मैं आगे लिख दिया हूँ, माइनस Z बार माइनस A आयोटा बी माइनस ए इक्वल टू 0। मैं कर ये रहा हूँ, ये माइनस इसको मैं हटा दे रहा हूँ कॉमन लेके। और अब मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, a प्लस आई बी जेड, और इससे z से मल्टीप्लाई भी करो, सिर्फ ये ऐसे। इधर क्या, ये माइनस कॉमन किया तो ये प्लस हो चुका है। अब मैं z बार की मल्टीप्लाई इस पूरे से करूंगा, क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है उसमें z और z बार अलग अलग दिया गया है कि नहीं। तो यहाँ से जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस ए प्लस आयोटा बी जेड बार और माइनस ए आयोटा बी प्लस ए इक्वल टू 0। यहाँ चूंकि प्लस हो चुका है और इससे इसका सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, एक बार जेड बार का इस पूरे से मल्टीप्लाई, एक बार इससे इसका मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर a प्लस आयोटा बी जेड, और इससे मैंने माइनस साइन कॉमन कर लिया, मैं z और z बार वाले को पहले एक साथ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस a माइनस आयोटा बी जेड बार, और अब ये वैल्यू और ये वैल्यू एक साथ आ जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस आयोटा ए बी, और इधर से माइनस आयोटा ए बी और प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और अब a प्लस आयोटा बी जेड माइनस ए माइनस आयोटा बी जेड बार, और ये क्या हो जाएगा इधर, इसको 2 आयोटा ए बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जब प्रूफ करना उस फॉर्म में इसमें इक्वल टू क्या है 1, तो हम लोग क्या कर लेंगे, 2 आयोटा ए बी से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 आयोटा ए बी जेड अपॉन 2 आयोटा ए बी जेड बार इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। और इसको अब जब सेपरेट कर दोगे तो कितना आ जाएगा ये फाइनली, पहला वाला 1 अपॉन आयोटा 2b प्लस आयोटा भी हट जाएगा तो 1 अपॉन 2a जेड माइनस, फिर यहाँ से 1 अपॉन 2 आयोटा बी माइनस 1 अपॉन 2a जेड बार इक्वल टू 1। और अब इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, आयोटा डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट नहीं होगा तो उसको हम लोग प्लस कर देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो इधर 1 अपॉन ए पहले लिख दिया, और ये 1 अपॉन आयोटा, तो 1 अपॉन आयोटा का मतलब क्या है, माइनस आयोटा। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी, और फिर यहाँ पे भी रख देंगे। और ये माइनस साइन इससे पूरा कॉमन कर लोगे, एक बार इसमें बस प्रैक्टिस ज़रूर करना पड़ेगा कि अपने आप से सोचने का, वो एक बार सब कुछ सोचना आ जाएगा ना तो फिर बहुत मज़ा आ जाएगा इसमें। ये था हम लोग को प्रूफ करना था, तो इसको नोट कर लेंगे। अब ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो ये एक स्ट्रेट लाइन दे दी गई हम लोग को, a माइनस आयोटा बी जेड प्लस a प्लस आयोटा बी जेड बार प्लस सी इक्वल टू 0। क्वेश्चन ने बताया ए बी सी क्या है, रियल नंबर है, और हमें जो जिस पॉइंट से ड्रॉ करना है वो क्या है, ओरिजिन, यानी Z1 का काम कौन कर रहा है, ओरिजिन। अब हम पिछली क्लास की बात याद कर लेंगे, क्या पिछली क्लास में हम लोगों ने काम किया था, पिछली क्लास में ये आर्टिकल था कि अगर हम एक Z1 पॉइंट से a बार जेड ए जेड बार प्लस सी लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन, तो इसके ऊपर अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो जहाँ z है वो z1 बन जाएगा, जो z बार है वो z1 बार प्लस सी, और अपॉन में 2 इंटू मॉडुलस ऑफ a, और a क्या था, कोफिशिएंट ऑफ z बार। तो यहाँ पर
इसकी इक्वेशन ये d, तो d इज इक्वल्स टू कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, ओरिजिन से, ठीक। तो इसका अब 0 है तो इसका बार भी निकालोगे तो ओरिजिन यानी 0 का बार जो होगा वो क्या होगा, 0। प्योरली रियल नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा, वही लिखा जाएगा ना। अब यहाँ इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं, तो a माइनस आयोटा बी 0, a प्लस आयोटा बी, z की जगह बार की जगह भी 0 प्लस c, और अपॉन में क्या था 2 इंटू मॉडुलस ऑफ ए। ये किसका मॉड है, कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड है, z बार। तो z बार का यहाँ पर क्या ये, तो a प्लस आयोटा b, तो यानी कि d इक्वल टू कितना हो जाएगा, c अपॉन 2, और जब इसका मॉड निकलेगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा रूट तो पॉजिटिव रहता है इसलिए ये मॉड किसके ऊपर आ जाएगा, c के ऊपर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा, तो इसको नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर ये a z बार प्लस a बार इक्वल टू 0 दे दिया गया है, और इस बार फिर हमको लेंथ निकालने के लिए बोली गई कहाँ से, ओरिजिन से, ये d। तो z1 का वैल्यू इस बार भी क्या है, 0, और जब z1 का वैल्यू 0 है तो z1 बार भी क्या आ जाएगा, 0। और अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो a z बार के प्लेस पे भी 0, z के प्लेस पे भी 0, a बार, और अपॉन में क्या था 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ क्या, z। ये यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे तुरंत ध्यान करेंगे क्या, ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा कितना, a बार अपॉन दिस, और ये वैल्यू जो थी a बार, इसी का मतलब हमारे पास क्या होता है, मॉड a स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ a अपॉन 2, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द लाइन एंड इट्स रिफ्लेक्शन इन रियल एक्सिस इज दिस। ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक। कैसे प्रूफ होगा, जरा देखते हैं। रियल एक्सिस दैट मीन्स रियल जेड बोलें या फिर एक्स एक्सिस बोलें, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। अब एक बात ध्यान करते हैं, ये इक्वेशन कैसे लिखी, a बार z प्लस a z बार प्लस c इक्वल टू 0। c की वैल्यू क्या हो गई, 0। और याद करो अगर लाइन में c की वैल्यू 0 होती थी तो उसका मीनिंग ये होता था कि जो भी लाइन है वो कहाँ से पास हो गई, ओरिजिन से। तो इसका मतलब कि ये लाइन कहाँ से पास होने लिए हो रही है, ओरिजिन। ये a बार z प्लस a z बार इक्वल टू क्या, 0। और अब यहाँ पे हम लोग देखें तो ये अगर एंगल x एक्सिस से थीटा बना रही है तो याद करें कि हमें इसका क्या निकालना है, रिफ्लेक्शन अबाउट द x एक्सिस। तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो और ये रिफ्लेक्शन है इसलिए ये एंगल कितना लिखा जाएगा, माइनस थीटा। अच्छा अब हमें एंगल जो निकालना, एंगल बिटवीन द लाइन एंड इट्स रिफ्लेक्शन। तो यानी कि हमारी जो ज़रूरत है वो असल में ये पूरे एंगल की है कि हम लोग को क्या निकाला, ये एंगल मान लेता हूँ मैं फाई है, तो ये फाई एंगल निकालना है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि फाई का मीनिंग जो हो गया वो 2 थीटा हो गया। और अब थीटा के बारे में बात करें तो ये जो थीटा है, ये वाला थीटा, इस थीटा के बारे में अगर बोला जाए तो ये m इक्वल्स टू tan थीटा की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई। ये m और tan थीटा में ये रिलेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि थीटा इक्वल्स टू क्या, tan इनवर्स m। कोई प्रॉब्लम इसमें। और अब यहाँ से बोला जाएगा कि फाई इक्वल टू 2 tan इनवर्स m, और m क्या है, स्लोप। और अब हम लोग को याद है कि अगर a बार z बार इक्वल टू 0 ये लाइन लिखी है तो इसका स्लोप हम लोग को लिखना आता है। स्लोप क्या था, माइनस रियल पार्ट ऑफ a अपॉन
इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए, रियल पार्ट ऑफ ए अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए, और ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ z बार। तो मैं यहाँ से ये m की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकता हूँ। और साथ में हमें जो प्रूफ करना है उसमें देखा जाए तो 2 आगे नहीं है, तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ये 2 tan इनवर्स m है, तो इसका फार्मूला लग जाएगा tan इनवर्स 2m अपॉन 1 माइनस m स्क्वायर। तो ये tan इनवर्स और m की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2, रियल पार्ट ऑफ a अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ a माइनस होल ऑफ स्क्वायर। ये माइनस इसको प्लस कर देगा, भाई m की वैल्यू हमने, ये इसी का नाम ही तो m है। और अब ये क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, एलसीएम ले लेंगे, ये होल ऑफ स्क्वायर इसलिए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, -2 रियल पार्ट ऑफ a। और ध्यान से सोचना, देखो जब एलसीएम होगा तो यहाँ पे एक मिलेगा क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए होल ऑफ स्क्वायर माइनस रियल पार्ट ऑफ ए होल ऑफ स्क्वायर। एक इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए ये, और नीचे स्क्वायर वो कैंसिल करेगा, और वो अपॉन के अपॉन में तो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, न्यूमरेटर में। तो रियल पार्ट ऑफ ए इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए, और अगले स्टेप में इससे माइनस n कॉमन करके लिख देंगे, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको अब नोट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे एक लाइन ये दे दी गई हम लोग को, L1 मान लेता हूँ मैं, a माइनस आई बी जेड प्लस a प्लस आई बी जेड बार प्लस सी इक्वल टू 0, और एक दूसरी लाइन ये दे दी गई है, और हमसे इन दोनों लाइनों के बीच में क्या बोल रहा है, एंगल बोल रहा है। तो ज़रा ध्यान से सोचेंगे, एक लाइन ये L1 है, एक लाइन L2 है। अगर मुझे इसका स्लोप मिल जाए, मान लो इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप क्या है, m2, बीच का एंगल कितना है, थीटा, तो मैं इनके बीच में एंगल लिख लेता था ना, कैसे, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फार्मूला होता था। तो मैंने क्या किया कि ये जो पहली लाइन है इसका स्लोप जो है m1 ले लिया, और m1 का मतलब क्या था, माइनस रियल पार्ट ऑफ a अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ a, और a क्या था, तो a क्या था, कोफिशिएंट ऑफ z बार, तो ये a प्लस आयोटा b ये बन जाएगा। अब एक बात ध्यान और भी कर लो, देखो a बार z प्लस a z बार प्लस c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म देखना ज़रूरी है। तो ये रियल a स्मॉल a हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ a क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि m1 का वैल्यू माइनस a बाई बी, और जो L2 लाइन है इसकी इक्वेशन b माइनस आयोटा a z बार b प्लस आयोटा a z बार प्लस d इक्वल टू 0, और इसका स्लोप हम लोगों ने m2 ले लिया, तो ये m2 इक्वल टू माइनस वंस अगेन रियल पार्ट ऑफ a अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ a क्या था, कोफिशिएंट ऑफ z बार। तो यहाँ पर a की वैल्यू इस बार क्या है, b प्लस आयोटा a, और रियल पार्ट क्या हो गया b, इमेजिनरी पार्ट क्या a। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो ये b बाई ए आ गया। और अब देन यहाँ से बात करेंगे किसकी, एंगल की, तो एंगल देख लेते हैं। तो देयरफॉर एंगल बिटवीन लाइन, तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और m1 माइनस a बाई बी, m2 अपॉन ये से कैंसिल, ये से कैंसिल,
तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी अपॉन 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 ये 2 हो गया, और ये ए बी को अपॉन में कर लोगे, तो tan थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2ab, या फिर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2ab, यही हम लोग को प्रूव करना था। तो ये तो बात हुई हम लोग की क्या, जो स्ट्रेट लाइन पढ़े उनके करस्पॉन्डिंग आर्टिकल और क्वेश्चंस। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं क्या, सर्किल।